जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद कहते हैं फ्रांस में ही पहली राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में हुई सन 1789 में। सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में जानते हैं कि इसका परिचय क्या है। परिचय में हम ये जानेंगे कि परिचय में कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति हुई कहाँ से हुई, वो फ्रांस में हुई। पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में होती है सन 1789 में। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक फ्रेडरिक सरियो नामक एक चित्रकार थे। उन्होंने परिचय में हम यही जाने उन्होंने एक चित्र की श्रृंखला बनाई। उन्होंने एक 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। 4 चित्रों की श्रृंखला में उन्होंने पहले चित्र में उन्होंने बनाया एक स्वतंत्रता की प्रतिमा बनाई। एक स्वतंत्रता की प्रतिमा बनाई जिसके माध्यम से एक स्वतंत्रता की प्रतिमा बनाई। और दूसरे चित्र में उन्होंने ये दर्शाया कि 2 लोग प्रतिमा के आगे निकल चुके हैं और बहुत सारे लोग प्रतिमा के नीचे कतार में खड़े हुए हैं, लाइन लगाए। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बहुत सारे देश लाइन लगाए हुए खड़े हैं। और एक चित्र में उन्होंने ये दर्शाया कि जो निरंकुश राजतंत्र था उसको तोड़ करके, उसको ध्वस्त करके, उसकी प्रभुसत्ता को नागरिकों के बीच में हस्तांतरित करके उसके अवशेषों को यहाँ पर ढेर लगा दिया। और ये लोग प्रतिमा के सामने जैसे जैसे आगे निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे ये लोग स्वतंत्र होते जा रहे हैं। अपनी रूढ़िवादी जो राजसत्ता थी, जो राजशाही थी, निरंकुश थी, उससे वो लोग छुटकारा पाते जा रहे हैं। तो इसमें चित्रकार ने बताया एक स्वतंत्रता की प्रतिमा है जिसके एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथ में एक घोषणा पत्र है जो जिसमें सबकी स्वतंत्रता और समानता के बारे में लिखा हुआ। तो एक हाथ में स्वतंत्रता एक घोषणा पत्र है और दूसरे में मशाल है। और यहाँ पर बहुत सारे फरिश्ते हैं जो ये बताते हैं कि लोगों में एक भाईचारे की भावना हो। बहुत सारे फरिश्ते हैं ऊपर। तो फ्रेडरिक सरियो ने एक चित्र बनाया 1848 में जिसके माध्यम से उसने एक सपनों का एक राज बताया, एक मतलब सपनों का एक ऐसा संसार की रचना की जिसके बारे में वो चित्रों के माध्यम से बताया कि एक प्रतिमा की मूर्ति है और बहुत सारे लोग कतार में खड़े हुए हैं और 2 लोग आगे जो इस प्रतिमा के निकल चुके हैं वो स्वतंत्र हो चुके हैं। एक अमेरिका, एक स्विट्जरलैंड। अमेरिका और स्विट्जरलैंड ये दोनों आजाद हो चुके हैं जो इस कतार का नेतृत्व कर रहे हैं। जो ये लोग खड़े हैं ये अपना ध्वज लिए हुए, इसमें स्त्री पुरुष बड़े मतलब बच्चे सभी लोग हैं इस कतार में और अपने देश का झंडा लिए हुए, अपना पोशाक पहने हुए सब ये लोग खड़े हुए हैं लाइन लगा करके। और यहाँ पर उन अवशेषों को जो पुरानी राजसत्ता थी उसको तोड़ करके यहाँ पर रखे हुए हैं। वहां अब जो है, और ये भी होता है कि जो इसमें से बेचने वाली वस्तुएं थी जो बहुत समय तक की धरोहर के रूप में रख सके वस्तुओं को, ये लोग उनको जो है रखे हुए हैं। तो उन लोगों को बेच दिया गया कि वो लोग नहीं पुरानी चीजों को रखते हैं कि लोग रखे रहेंगे कि हमारी बहुत पुराने समय में ऐसा होता था, तो उन चीजों को रख देते, उन लोगों को बेच दिया गया। बाकी सबको तोड़ फोड़ करके यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये लोग जो है आगे निकल चुके हैं और यहाँ पर ये भाईचारे के लिए, सब में भाईचारा रहे उसके लिए बहुत सारे फरिश्ते हैं। तो फ्रेडरिक सरियो 1848 में एक 4 चित्रों की श्रृंखला बनाती है और उसमें एक काल्पनिक संसार की रचना करते हैं जो चित्र के माध्यम से उन्होंने दर्शाया। ये एक फ्रांस के एक चित्रकार ने ऐसा दर्शाया। अब हम देखते हैं
कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद क्या है। अब देखते हैं, ये इसका थोड़ा सा परिचय हो गया कि हम इसके बारे में मतलब कि जो इस फ्रांस का हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें राष्ट्रवाद की भावना किस लिए आई, लोगों ने किस तरह से विद्रोह किया और किस तरह से वो लोग आजाद होने के लिए क्या क्या किया। तो लोगों ने, पहले हम जानते हैं कि पहले लोग जो चित्र बनाते थे, किसी भी स्वतंत्रता की प्रतिमा बनाना है, किसी का भी चित्र बनाना, तो स्त्री का रूप देते थे। उसी तरह इन्होंने भी जो प्रतिमा बनाई स्वतंत्रता की प्रतिमा, वो स्त्री का रूप दिया। अब इसके बारे में आते हैं हम, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र, इसमें दो शब्द हैं, एक तो राष्ट्र है और एक प्लस वाद है। राष्ट्र का मतलब होता है एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों के बीच में राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, यही राष्ट्र है। उनमें क्या हो? प्रेम हो, राष्ट्र के प्रति क्या हो? प्रेम हो। ये थोड़ा सा क्या होता है? सांस्कृतिक होता है, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक होता है, नात्मक, भावनात्मक होता है। ये एक राष्ट्र के प्रति क्या होता है? थोड़ा सा भावना जुड़ी होती है और सभी व्यक्तियों के बीच में सांस्कृतिक थोड़ा सा समानता भी होती है कि एक तरह के भाषा, एक भाषा होगी। जैसे फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली गई, फ्रेंच को जो है जब मतलब जो उस पुरानी राज सत्ता को खत्म कर दिया गया, तो जब नई राष्ट्रवाद आया तो उसमें क्या किया गया? फ्रेंच भाषा को साझा भाषा बनाया गया। तो उसी तरह से यहाँ पर एक सांस्कृतिक समानता भी, इसमें एक सांस्कृतिक लोग रहते हैं कि एक तरह के लोग, मतलब भाषा भी है, तो उस तरह में। और यहाँ पर ये थोड़ा भावनात्मक होता है। तो एक राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्र कहते हैं कि एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिकों के बीच में क्या हो? राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, तो राष्ट्र। और यदि एक राष्ट्र के अंतर्गत ऐसा कोई विचार आ जाए, वाद का मतलब होता है विचार, तो वही बन जाता है राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्र के प्रति ऐसा विचार आ जाए कि भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिकों के बीच में क्या हो? सांस्कृतिक और प्रेम, राष्ट्र के प्रति क्या हो? प्रेम हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऐसा विचार आ गया तो उसको राष्ट्रवाद बोल देते हैं। तो ये है राष्ट्रवाद। अब इसके बाद आते हैं कि 1789 की क्रांति क्या है। 1789 की क्रांति क्या है? सबसे पहले, अब सबसे बड़ी बात हम इसको जानेंगे कि 1789 में ऐसी कौन सी घटना घटी। ये 1789 की क्रांति थोड़ा सा इसमें क्या करता है, जो बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है फ्रांस में। 1789 में एक फ्रांस में घटना घटती है और ये लोगों में एक ऐसी भावना पैदा करती है कि बहुत सारे लोग एकजुट होकर के उस पुरानी सत्ता का विद्रोह कर देते हैं। तो ये 1789 की क्रांति इसलिए विशेष हो जाती है, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो 1789 की क्रांति में होता यह है कि फ्रांस में बहुत सारी जगह क्या होते थे? छोटे मोटे दंगे फसाद होते रहते थे। लोग क्या करते थे? जो राज सत्ता, निरंकुश राजा था, उसको क्या करते थे? उसका विद्रोह करते थे। जानते हैं हम कि इसमें जो है क्या था? एक निरंकुश शासक था। फ्रांस में क्या था? एक निरंकुश शक्ति का शासन था, जिसको हम बूर्बो वंश कहते हैं। जो ये लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, तो ये लुई 16वां के समय में वो होता है। तो होता यह है कि वो एक बूर्बो वंश था जो बहुत निरंकुश था। उसमें कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, कुछ लोगों को कोई प्रकार का अधिकार नहीं प्राप्त थे, कुछ लोगों को कर से मुक्ति थी, कुछ लोगों को टैक्स से मुक्ति नहीं थी। तो इस वजह से 1789 में एक क्रांति हुई। तो यहाँ पे जो गरीब लोग रहते थे, मजदूर किसान लोग रहते थे, मध्यम वर्ग लोग, वो हमेशा कुछ ना कुछ छोटे मोटे दंगे करते रहते थे राजा के खिलाफ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहां का जो राजा था, वहां का जो फ्रांस का जो राजा था, उसने क्या किया? जो सीमा में जो सैनिक थे, जो सीमा में सैनिक रहते थे, उनको नगर में घुसने का आदेश दिया। सीमा में जो क्षेत्र में, जो सीमा के क्षेत्र में जो सैनिक लगे होते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, उन सारे सैनिकों को आदेश दे दिया नगर में घुसने के लिए। तो लोगों में ये अफवाह फैल गई, वहां के लोगों में ये अफवाह फैल गई कि राजा हमको मारना चाहता है, राजा हमको मारना चाहता है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया? एक टाउन हॉल के नीचे, एक टाउन हॉल के नीचे 7,000 स्त्री पुरुष, टाउन हॉल के नीचे लगभग 7,000 स्त्री पुरुष इकट्ठा होकर के एक जन सैन्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जन सैन्य बनाते हैं।
जन सैन्य, यानी कि जनता द्वारा एक गठन किया जाता है, उसी को जन सैन्य बना लिया कि अब इसका विद्रोह करना है। तो एक जन सैन्य बनाते हैं, लगभग 7,000 स्त्री पुरुष इकट्ठा होते हैं और एक जन सैन्य बनाते हैं टाउन हॉल के नीचे। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बास्तील का किला था, बास्तील का किला था जो निरंकुश शक्ति का केंद्र था। निरंकुश शक्ति का क्या था, निरंकुश शक्ति का केंद्र था, निरंकुश शक्ति का केंद्र था। तो इन लोगों ने 7,000 जो स्त्री पुरुष इकट्ठा हुए जनसैन्य बनाया, तो निरंकुश शक्ति का जो केंद्र था वहां पर ये लोग क्या कर दिए, आक्रमण कर दिए और वहां के जनरल को मार दिया गया। वहां के जनरल को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और जहां जहां पर उन्होंने आक्रमण किया, जहां जहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा हथियार मिल सके, कि संभावना थी कि यहाँ से हमको ज्यादा हथियार मिलेंगे, यहाँ से ज्यादा हमारे लिए ज्यादा हथियार मिल जाएंगे, तो इसलिए उन लोगों ने उस स्थानों पर जाकर के आक्रमण किया और ज्यादा से ज्यादा हथियार को अपना से ज्यादा हथियारों को लूट सके, ताकि हम जो है ज्यादा से ज्यादा शक्ति, मतलब हमारे पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा शक्ति है, ताकि हम राजा का विरोध कर सके। इसलिए जहां जहां पर उनको संभावना मिली कि यहाँ पर लो, यहाँ पर हमको ज्यादा संभावना हथियार मिलेगी, वहां वहां आक्रमण कर दिए। तो इनका जो बास्तील का किला था यह केंद्र था, निरंकुश शक्ति का मेन केंद्र था। तो यहाँ पर सबसे पहले आक्रमण करते हैं और यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर सारा सामान लूट लेते हैं और जो कैदी होते हैं उनको छुड़ा लिए जाते हैं और वहां के जनरल को मार दिया जाता है और जो जो हथियार होते हैं सब हथियारों को लूट लिया जाता है। कहते वहां पर 7 ही कुल कैदी थे, उन सबको छुटा लिया जाता है। तो अब यहाँ पर ये 1789 की क्रांति थी। तो 1789 की क्रांति में ये सारी घटना घटी। तो आपको पता हो गया कि 1789 की क्रांति में कौन सी घटना घटी और क्यों हुई, बहुत सारे विद्रोह हुए और क्यों घटी, कारण क्या था। जाहिर सी बात है वो राजा ने सारे सैनिकों को बुला लिया, तो इन लोगों को पता चला कि अफवाह फैल गई कि हमको मारना चाहता है, राजा मारना चाहता है। तो इस वजह से उसका विरोध करने के लिए सब लोगों ने इकट्ठा होकर के और राजा के जहां जहां निरंकुश शक्ति का केंद्र था, जैसे बास्तील का किला था, इसको पूरा तोड़ दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, क्रांति प्रारंभ कर दिया। तो 1789 की क्रांति इसलिए पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहीं से 1789 से प्रारंभ होता है क्रांति का समय और ये जाता है 1830 तक। अब हम देखते हैं, ये हो गया 1789 की क्रांति। अब हम अगला जानते हैं क्रांति के कारण क्या क्या थे। जाहिर सी बात है, अब क्रांति तो हुई, ये क्रांति तो हुई, लेकिन क्रांति क्यों हुई उसके भी बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है। जाहिर सी बात, हम पहले इसका परिचय देख लें कि परिचय क्या था हमारा। परिचय में हमको पता चल गया भाई क्यों वहां पर लोग विद्रोह करते थे, आखिर क्या कारण, मतलब बहुत सारे क्या कैसा राज्य था, वहां की सामाजिक स्थिति मतलब कई वर्गों में बटा हुआ था, निरंकुश शासक था। फिर उसके बाद राष्ट्रवाद क्या होता है ये भी हम जान लें। क्रांति हुई, लेकिन क्यों हुई इसका अब हम कारण जानते हैं, क्योंकि बिना कारण के हम नहीं पता लगा सकते कि आखिर भाई बिना कारण के तो कोई लड़ेगा नहीं, कोई किसका विरोध क्यों करेगा जब तक उसके पीछे कोई रीजन नहीं होगा, ठोस रीजन नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्रांति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्रांति के कारण क्या थे। सबसे पहले हम आर्थिक कारण के बारे में जानते हैं। आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण और बौद्धिक कारण। हम इसमें कहें दार्शनिकों का प्रभाव, इसको बोल सकते हैं दार्शनिकों का प्रभाव। ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि दार्शनिकों का प्रभाव, बौद्धिक कारण को दार्शनिकों का प्रभाव, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं आर्थिक कारण में क्या था, आर्थिक कारण क्या है और आर्थिक कारण क्यों हुआ। सबसे जाहिर सी बात है भाई, किसी का विद्रोह करने के लिए सबसे मतलब रोजी रोटी चलाने के लिए एक व्यक्ति की सबसे मौलिक जो इकाई होती है रोटी कपड़ा मकान होता है। अगर रोटी कपड़ा मकान उसके पास नहीं, जाहिर सी बात है वो व्यक्ति क्या करेगा, विरोध करेगा, जाहिर सी बात। तो वहां पर आर्थिक कारण बहुत बड़ा कारण बना, जो क्रांति का मतलब क्रांति का बहुत बड़ा कारण बना। कौन, आर्थिक कारण। क्रांति होने का सबसे बड़ा कारण कौन बना, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आर्थिक संकट, यानी वहां पर क्या था, आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट में क्या था भाई, कर देने का केवल गरीब लोग ही कर देते थे, टैक्स देते थे, और जो कुछ लोग अमीर लोग थे उनको टैक्स वगैरह नहीं। इसलिए वहां की जनता बहुत परेशान थी, एकदम उनके पास कुछ जेब में पैसा नहीं था और वो लोग टैक्स के तरह दबे थे, गरीबी की तरह दबे हुए थे। इसलिए वो लोग गरीबी का यानी आर्थिक संकट बहुत ज्यादा थी, तंगी बहुत थी। करों की असमानता थी वहां पर। कर केवल जैसे कर केवल लोग मध्यम वर्ग और ये मजदूर किसान लोग ही देते थे। और उसके बाद वहां पर कर की असमानता कैसे, जो पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था,
और उनको कर देने का कोई अधिकार, मतलब कोई भी वो नहीं था कि कोई दबाव नहीं था कि ये लोग टैक्स देंगे। वो लोग टैक्स नहीं देते थे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था, उनको करों की छूट थी कि भाई जो कुलीन वर्ग के लोग हैं और जो पादरी वर्ग के लोग हैं ये दोनों टैक्स नहीं देंगे। केवल कौन कौन देंगे? जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और जो बिल्कुल गरीब आदमी है, मतलब जो मजदूर हैं, किसान हैं, कुछ कलाकार, यही लोग टैक्स देंगे। और पादरी वर्ग और भाई जाहिर सी बात असमानता फैल गई। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, इन दोनों को टैक्स से कोई मतलब नहीं, ये केवल टैक्स का पैसा खर्चा कर सकते थे। दोनों जेब में हाथ था, चाहे मतलब अपना पैसा खर्चा करें, चाहे जो सरकारी खजाने से आ रहा है, जो मतलब टैक्स से आ रहा है, उसको भी खर्च कर सकते थे और समाज के लिए कुछ नहीं करना। तो इसमें जो पादरी वर्ग लोग था और कुलीन वर्ग लोग था, इन लोगों को टैक्स देने का मतलब टैक्स देने की छूट थी कि ये लोग टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, अब बाकी वही लोग टैक्स देते थे, इसलिए यहाँ पर आर्थिक संकट बहुत ज्यादा हुआ। फिर उसके बाद आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या क्या था? सामाजिक कारण में सामाजिक असमानता थी। सामाजिक असमानता में क्या थी, समझना बात को। सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता में उस समय फ्रांसीसी समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, यानी 4 वर्गों में। प्रथम स्टेट के लोग आते थे, प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट और चौथा स्टेट, ये 4 वर्गों में उस समय फ्रांसीसी समाज 4 स्टेटों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट और चतुर्थ स्टेट। तो प्रथम स्टेट में आते थे जो कुलीन वर्ग रहते थे। कुलीन वर्ग जिनको बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे, जन्म से ही प्राप्त थे कि वही राजा बनेंगे, वही मतलब राज करेंगे, ये इनको बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त थे। अब तो दूसरा आते थे जो पादरी रहते थे, ये चर्च में रहते थे। ठीक है, तो इनको जो है ये धार्मिक के नाम पर टैक्स लेते थे, धर्म के नाम पर भी टैक्स लेते थे, तो इनको ही टैक्स लेने का अधिकार था, इनको भी टैक्स लेने का अधिकार था, इनको भी टैक्स लेने का अधिकार था। तो ये लोग जो है इस तरह से टैक्स लेते थे। इस तरह से ये लोग क्या करते थे, जनता पर निरंकुश की तरह, मतलब किसी जनता का कुछ कोई भला नहीं करना, केवल अपना भला देखना है, जितना टैक्स से पैसा आना है अपने में पूरा खर्चा करते थे। तो इन दोनों को टैक्स लेने का अधिकार था। फिर इसके बाद यही लोग राजा बन सकते थे, बाकी और लोग राजा नहीं बन सकते थे। इस तरह से सामाजिक असमानता थी और टैक्स देने का अधिकार केवल इनके पास था, ये टैक्स नहीं देते थे। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को टैक्स देना ही नहीं है, केवल टैक्स लेते थे। और ये लोग क्या करते थे, कर देने का पूरा इनके ऊपर बोझ रहता था, यही लोग टैक्स देते थे, यही लोग कर देते थे। इसलिए सामाजिक जो स्वतंत्रता थी, असमानता थी, इस तरह से वहां पर सामाजिक असमानता थी, 4 वर्गों में बटा था। तो इस तरह से जो मध्यम वर्ग में वकील, डॉक्टर, शिक्षक ये सब आते थे, और चतुर्थ में जो किसान रहेगा, मजदूर रहेगा, ये सब मतलब इत्यादि लोग, बहुत सारे कलाकार भी रहते हैं, ये इसमें शिल्प कला के जो लोग थे वो लोग भी आ जाते हैं। तो इसमें जो है ऐसे लोग आ जाते हैं। तो आपको इतनी बात समझ कि प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, इसमें जो है उस समय फ्रांसीसी समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, सेकेंड स्टेट और तृतीय, चतुर्थ। इस वजह से वहां पर सामाजिक असमानता थी, कोई एक समान, सबको अलग अलग अधिकार थे। तुम्हारा अलग अधिकार है, तुम्हारा अलग अधिकार है, तुम केवल राज करोगे और तुम केवल टैक्स देने के लिए पैदा हुए। तो इस तरह से असम में असमानता थी, और ये भी एक कारण बना क्रांति का, यानी कि क्रांति का ये भी एक कारण बन गया कि भाई इतनी असमानता है, हम करेंगे क्या जी, करें, इससे बढ़िया है क्रांति कर दो, उनका जो क्रांति कर रहे हैं उनका साथ दो। तो क्रांति का ये कारण बन गए। फिर उसके बाद आता है राजनीतिक कारण, फिर इसमें विशेषाधिकार प्राप्त थे, मतलब बहुत लोगों को विशेषाधिकार। दूसरा कारण ये भी है कि भाई विशेषाधिकार प्राप्त थे, दो लोग जैसे कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे, वही लोग राजा बन सकते थे, वही लोग चुनाव कर सकते थे, इनको वोट देने का अधिकार था ही नहीं होते थे। और चतुर्थ वर्ग के लोग आते थे तो विशेषाधिकार भी उनको प्राप्त थे। फिर राजनीतिक कारण में क्या था, राजतंत्र की निरंकुशता। राजनीतिक कारण में सबसे बड़ा कारण यह बना कि जो राजतंत्र था उसकी निरंकुशता देखो, मतलब वो बिल्कुल तरह से निरंकुश था, मतलब किसी का वश नहीं था। निरंकुश का मतलब ये होता है कि किसी का वश ना होना, एक ऐसी सरकार जिस पर किसी का वश ना हो उसको निरंकुश
शक्ति कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। यानी राजा ही जो चाहे वो कर सकता था, ऐसी उसके पास शक्ति थी। तो राजतंत्र की निरंकुशता, वो वही लोगों से टैक्स ले सकता था, जितना चाहे उतना कर बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा दे, तो सब कुछ इस पर ही डिपेंड करता था। इसलिए निरंकुश था, किसी पर कोई रियायत नहीं। जो गरीब वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उस पर ठीक से टैक्स वगैरह खूब लेते थे। इस वजह से निरंकुश था, जिसको चाहा मारा, जिससे के साथ चाहा उसके साथ वो किया। तो इस तरह से बहुत ज्यादा निरंकुशता थी, इस वजह से लोगों ने विद्रोह किया। प्रतिनिधित्व का अभाव था। और क्रांति का कारण क्या था? प्रतिनिधित्व का अभाव। ये क्या था भाई? वहां का जो लुई 16वां था ना, लुई 16वां बिल्कुल बकलोल आदमी था। लुई 16वां क्या था? बिल्कुल बकलोल आदमी। इसमें राजतंत्र का कोई गुण नहीं था कि किस तरह से राज को चलाया जाए, किस तरह से राज का नेतृत्व किया जाए, उसमें कोई वो नहीं था। कोई मतलब इसके पास कोई दिमाग, कोई बुद्धि नहीं था, बिल्कुल से एकदम बुद्धू था। तो इसके कारण ये बिल्कुल तरीके से बुद्धू था। तो इसकी एक पत्नी थी, ये क्या करता था मालूम है? ये लुई 16वां जो है बहुत आलसी भी था। ये जो है कमरे में बैठ के खिड़की खोल के वहीं से क्या करता था? शिकार करता था। और एक लोग को जाता था कि जाके लेके आओ, वो शिकार लेके आता था। तो बाहर भी नहीं निकलता था, इतना ज्यादा आलसी था। और इसमें इसका दिमाग भी नहीं था कि भाई किस तरह से राज चलाया जाए। इसके सलाहकार भी अच्छे नहीं थे। और इसके बाद प्रतिनिधित्व का अभाव था, यानी उसका एकदम बकलो थे, इसके सलाहकार भी अच्छे नहीं। तो इसकी एक पत्नी थी, क्या नाम था? मेरी एंटोनेट। मेरी एंटोनेट, एक इसकी पत्नी थी मेरी एंटोनेट। इसको केवल घंघरा पहनने से मतलब रहता था। इसको चाहिए यहाँ का मेकअप करना है, वहां का मेकअप। ये इसके पीछे जनता जा रही थी, बोले कि हमको रोटी दो, तो इसने कहा रोटी नहीं केक खाओ। तो लोग बहुत भड़क गए। तो मेरी एंटोनेट इसका फायदा उठाती थी, ये क्योंकि बुद्धू था, कोई कामकाज का था नहीं, ठीक से राजतंत्र चला नहीं पाता था। तो इस वजह से जो मेरी एंटोनेट थी, उसने क्या किया? राजकार्य में हस्तक्षेप करती थी, और राजकार्य में हस्तक्षेप करती थी। और वहां पर जो टैक्स से जो सामाजिक पैसा आता था, उसको भरपूर प्रयोग करती थी। मतलब जो चाहे, जो कपड़ा पहनना, जो मतलब इसको जो है जो यूज करना होता था, खूब ढंग से यूज करती थी। मतलब मेरी एंटोनेट इसका जो है खूब पैसा यूज करती थी। सामाजिक जितना भी समाज का जो पैसा रहता था, जो लोग टैक्स देते थे, उसका पैसा प्लस अपना पैसा, इसके दोनों जेब में हाथ थे, मतलब कहीं से भी प्रयोग कर सकती है। तो इसलिए वो राजकार्य में हस्तक्षेप करती थी। इसलिए उसके प्रतिनिधित्व का अभाव था। जो राजा था वो ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा था। और औरत है भाई, जाहिर सी बात है, अगर प्रतिनिधित्व करेगी तो सत्यानाश होना तय है। तो इस वजह से क्रांति हो गई। ये एक राजनीतिक कारण भी बन गया। फिर एक बनता है धार्मिक कारण। धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था। धार्मिक स्वतंत्रता का क्या था? अभाव था। वहां पर एक कैथोलिक धर्म था और कई सारे धर्म थे। इनको केवल कौन सा? चर्च वाला जो धर्म था, उसी को मानना पड़ता था। जो चर्च के जो पादरी थे, वही एक धर्म था जिनको मानना पड़ता था, और दूसरा धर्म कोई नहीं मानेगा। जैसे कैथोलिक धर्म वाले वो अपना धर्म मानते थे, तो उस धर्म को मानने की स्वतंत्रता नहीं थी कि तुम अपना धर्म मानो भाई, तुम अपना धर्म मानो। नहीं, एक ही धर्म है, एक ही धर्म को मानना है, अन्यथा मतलब आपको बाहर कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो वहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का बहुत अभाव था। फिर उसके बाद आता है बौद्धिक कारण, या बौद्धिक कारण या कहेंगे दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिकों का प्रभाव था, यानी कि दार्शनिकों का प्रभाव था, या हम कहेंगे बौद्धिक कारण। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का महत्व। जो बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने बौद्धिक, जो मतलब थोड़ा सा जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने लोगों को जोड़ा और उनको समझाया कि स्वतंत्रता क्या होती है, समानता क्या होती है, और भाईचारा क्या होता है। तभी हम इस राजशाही तंत्र से हम क्या हो पाएंगे? आजाद हो पाएंगे। अगर हमारे पास ऐसी भावना नहीं आई, सबके प्रति भाईचारा उत्पन्न नहीं हुआ, या राष्ट्रवाद की भावना नहीं आई, या समानता हम लोगों में नहीं हुई, तो हम लोग हमेशा गुलाम रहेंगे। अगर हम लोग स्वतंत्रता नहीं पाएंगे, तो हम लोग हमेशा किसी दूसरी शक्ति के गुलाम रहेंगे। और इस तरह का बहुत सारा उन्होंने बहुत सारा प्रचार प्रसार किया, बहुत लोगों को जोड़ने का काम किया। इसलिए बौद्धिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्रांति का, यानी कि क्रांति होने का बहुत महत्वपूर्ण कारण निभाता है। तो इसलिए कहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का अगर सब में ऐसा नहीं होगा, तो हम लोग के ऊपर कोई भी आकर के हम पर राज
करके चला जाएगा। जैसे हमारे भी यहाँ भारत में भी जब राष्ट्रवाद, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उससे ज्यादा हम लोग गुलाम किसके थे? हमारे भारत की ऐसी स्थितियां थी जो हमारा ही कई वर्णों में हम खुद ही लोग बटे हुए थे कि ये पंडित है, मतलब ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, ये क्षत्रिय है, कई वर्गों में बटे हुए थे। तो इस तरह से बटे हुए थे, तो जब ये सब कई लोग बौद्ध मतलब बहुत सारे विचारक हुए जो हमको समझाए कि देखो जब तक सब में एक समानता नहीं आएगी ना तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा, कोई भी शक्ति आकर के हमको दबा के चली जाएगी। तो इसी तरह वहां पर भी ऐसी समानता नहीं थी, तो बहुत सारे बौद्धिक कारण हुए, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हुए जो सबको जोड़ने का कार्य किया। तो आप लोग इतना देख लीजिए। धन्यवाद।